तमाम तरीके से हमने देखा है कि आपका रवैया जो है बड़ा सख्त रहा अधिकारियों के साथ। मतलब एक बार ये बुलेट से जो गोली निकल जाए और निशाने पर ही लगती। शासन हाथ जोड़ जोड़ के थोड़ा होगा, प्लीज प्लीज करके थोड़ा होगा शासन, प्रार्थना करके थोड़ा होगा शासन, लोगों के पैरों को हाथ लगा के थोड़ा होगा शासन। शासन सख्ती से होगा। आदमी को इंसान बनने के लिए जी जो कुछ चाहिए वो सब उनमें लिखा हुआ है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हमें हमारे शास्त्रों से दूर करने की बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं। 77 के इलेक्शन में मेरे ऊपर बहुत बड़ा हमला भी हुआ था। किस तरीके की घटना थी? मुझे रोकना चाहते थे कि चुनाव से पहले। तो 200 आदमी मंत्री जी हमला कर रहे थे, तो आपने संभाला किस तरीके से अपने आप को उस वक्त? निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुंचे हैं कहाँ मालूम नहीं, खुद अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। एक बड़ी डायलॉग बड़ा फिक्स है कि मंत्री जी की गाड़ी में दरी तो जरूर पड़ी होती थी। कि मैं अयोध्या में दोनों बार गया। पहली बार गया मैं लखनऊ में अरेस्ट हो गया, 19 दिन में उन्नाव जेल में था। वहां से छोटे हम दोबारा गए। जब वो ढांचा टूटा है मेरी आंखों के सामने टूटा है। आप साक्षी हैं? मैं मौके पर मौजूद था, मैं साक्षी हूं। और मैंने देखा है कि जब 10 फुट गहरा वो खोद दिया गया, नीचे से राम जी की मूर्ति निकली। मैंने देखी। आपने अपनी आंखों से देखी? मैंने देखी। आगे जाकर एक स्थान पर पुलिस रेड लगा के रोक रखा था कि भी कोई आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा आगे कैसे नहीं जा सकते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हुक्म है आगे बढ़ो। मैं तो आगे बढ़ूंगा। और मैं जैसे ही आगे उनका बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ा तो चारों तरफ से पुलिस ने मेरे ऊपर लाठियां मारी, चारों तरफ। नमस्कार, हमारी खास पॉडकास्ट सीरीज के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने जीवन में किसी न किसी मुकाम को हासिल किया हो, ये युवाओं के लिए एक ऐसा शो है जिसमें उनको जागरूक होने का मौका मिले। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब मौजूद हैं। नमस्कार मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। मंत्री जी, शुरुआत बचपन से करना चाहेंगे आपके कि बचपन का संघर्ष कैसे कैबिनेट मंत्री तक आ पहुँचा। सर, कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरे पिताजी रेलवे कर्मचारी थे। हमारे माँ बाप ने हमें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, स्कूल पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया। कॉलेज में जब मैं गया तो वहां पर एक प्रोफेसर होते थे गोपाल कृष्ण जी। वो संघ से जुड़े हुए थे। मुझको नहीं मालूम उन्होंने मुझको क्यों छांटा। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप विद्यार्थी परिषद में काम करो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, और यहां पर एसडी कॉलेज में यूनिट बनाओ। मैंने यूनिट बनाई वहां पर, और मैं वहां की यूनिट का जनरल सेक्रेटरी बना। हमने जो विद्यार्थियों के मामले होते थे हम उनको उठाते रहे जी। और धीरे धीरे जब मैं ग्रेजुएशन करके बाहर आ गया तो मैं संघ के सभी संगठनों से जुड़ा रहा। मैंने विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी रहा। मैं बीएमएस के साथ भी जुड़ा रहा। मैं और भी संस्थाएं जो थी उनके साथ मेरा जुड़ाव रहा। फिर मेरी नौकरी बैंक में लग गई, स्टेट बैंक में। मैंने 17 साल वहां पर नौकरी की जी। लेकिन नौकरी के दौरान भी मैं संगठन से जुड़ा रहा।
साथ साथ काम चलता रहा संगठन का भी। इलेक्शन आए, 77 का इलेक्शन आया, उसमें हमने काम किया और 77 के इलेक्शन में मेरे ऊपर बहुत बड़ा हमला भी हुआ था, विरोधी पार्टी के लोगों ने करवाया। लगभग 200 आदमियों ने मेरे ऊपर हमला किया था चुनाव से एक दिन पहले। किस तरीके की घटना थी मंत्री जी वो, मतलब अगर विस्तार से उसको जानने का प्रयास करें कि नहीं, बस अब उनका क्या ध्येय होगा, वो डिस्टर्ब करना चाहते थे, जहाँ मुझे रोकना चाहते थे, जहाँ वो चाहते थे कि चुनाव से पहले कुछ गड़बड़ हो जाए। तो 200 आदमी मंत्री जी हमला कर रहे थे, तो आपने संभाला किस तरीके से अपने आप को उस वक्त? नहीं, वहाँ मैंने कोशिश की और मेरा सारा हाथ मुंह सूज गया था और फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इमीडिएटली इंजेक्शन्स लगाए मेरे को और फिर मैं बहुत डरता डरता घर पे आया जी, क्योंकि डर लग रहा था, बिल्कुल। घर वाले कहेंगे कि भाई ये क्या तू अपनी शक्ल बना के आ गया। बिल्कुल। पर आके मैंने घर वालों को समझाया कि भाई मैंने कोई उत्तेजना नहीं की थी, जी, मेरे ऊपर अचानक हमला हुआ और अब हमला हुआ तो हुआ, चोटें भी आई उसमें। तो इस प्रकार से आगे चलते रहे, बिल्कुल। चुनाव आते रहे धीरे धीरे। 77 का हमने इमरजेंसी का समय भी देखा, इमरजेंसी के समय में भी हमने काम किया। हम रात को जो हॉस्टल्स थे कॉलेजेस के, उनमें जाके पोस्टर लगा के आते थे, दीवारें फांद के चले जाते थे और पोस्टर लगा के आते थे कॉलेजों में। और कई बार हमारे पोस्टर लगाने से कॉलेजों में इमरजेंसी के खिलाफ कॉलेज बंद भी हुए, संघर्ष भी हुए, और भी कई काम थे। उस वक्त अखबार में सेंसरशिप लग गई थी, तो लोगों को सही खबरों का पता नहीं लगता था। लेकिन हमारे संगठन ने एक सीक्रेट अखबार निकाला, वो अम्बाला छावनी में किसी सीक्रेट स्थान पर आता था जी, और उस स्थान का केवल मुझे पता था, और वहां से वो अखबारें लेके हम लोगों तक पहुंचाते थे ताकि लोगों को सही स्थिति का ज्ञान हो। इमरजेंसी के दौरान ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद 87 का इलेक्शन आया और भी इलेक्शन आए। 87 में सुषमा स्वराज जी आई, वो जीत गई, वो मंत्री भी बनी, लेकिन वो बीच में राज्यसभा में चली गई। राज्यसभा में चली गई तो अम्बाला में उपचुनाव आ गया। उपचुनाव आ गया तो बहुत लोग लड़ना चाहते थे क्योंकि उस वक्त वातावरण था, हालांकि उस वक्त ग्रीन ब्रिगेड का टाइम था और महम कांड होके हटा था, दहशत भी थी। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त। बिल्कुल। और उस समय हरियाणा में लहर भी थी तो उनकी पार्टी की। उस वक्त बहुत लोग टिकट लेना चाहते थे और वो अपने अपने सिफारशी भेजते थे ऊपर के नेताओं के पास। सिफारशी मैं भी भेजता था जी, पर मैं भेजता था कि मुझे टिकट मत देना, क्योंकि हवाओं में ये बात थी जी, कि पार्टी अनिल विज को टिकट देना चाहती है। और मुझे बड़े बड़े नेताओं ने कहा भी, मुझे अडवाणी जी ने कहा, मैंने कहा जी मैं नहीं लड़ सकता। मुझे डॉक्टर मंगल सेन ने कहा जी ने कहा, मुझे सुषमा स्वराज जी ने कहा, मुझे मदन लाल खुराना जी ने कहा, मुझे कृष्णलाल शर्मा जी ने कहा, वही उस वक्त के पार्टी चलाते थे, वही सारे लोग थे। मैंने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं नौकरी क्या करता कारण हूं। था मंत्री जी? है? क्या कारण था इलेक्शन ना नहीं, लड़ने मैं का? नौकरी करता था, सरकारी नौकरी थी आपकी? मैं नौकरी में था, तो मैंने कहा मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहता, मेरी 20 साल की नौकरी हो जाएगी, बिल्कुल, फिर मैं होल टाइमर बन जाऊंगा, फिर मुझे पेंशन भी मिलेगी। 17 साल में तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना था और कुछ मिला भी नहीं, मेरे अपने पैसे काट लिए उन्होंने सारों ने। मैं कोर्ट में लड़ के मैंने अपना प्रोविडेंट फंड लिया और मैं खुद पेश हुआ ट्रिब्यूनल में, बिना वकील, कंज्यूमर ट्रिब्यूनल में मैं खुद जाके मैंने अपनी पैरवी करी, अपनी दलील खुद दी, मैंने खुद पैरवी करी। बैंक ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील खड़ा किया था,
जी। और मैंने अपनी पैरवी खुद की, क्योंकि मैं वकील के पैसे नहीं दे सकता था, मेरे पास नहीं थे पैसे देने के लिए। और वो मैं केस जीता, वो केस रिपोर्ट भी हुआ और मेरे को वो मिले, कंपनसेशन भी मिली, पैसे मिले मेरे को। तो 90 की मैं बात बता रहा हूं कि 90 में फिर संगठन ने मुझे आदेश दे दिया कि आप नौकरी छोड़ो और चुनाव लड़ो। तो मैं चुनाव लड़ा, मैं वो चुनाव जीत गया। बड़ा कठिन चुनाव था जी। कुछ भी हो सकता था उस चुनाव में, लेकिन अम्बाला की जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं 7 बार अम्बाला से चुनाव जीत चुका हूं। बिल्कुल। चौथी बार मैं लगातार हूं जीता हुआ, और तीसरी बार मैं मंत्री हूं। और मुझे नहीं पता कि यहां तक कैसे पहुंच गए। निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं। खुद अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं। मंत्री जी, एक कहावत है आपको लेकर कि अनिल विज साहब सत्ता में तो ज़रूर हैं, पर उनका जो मिजाज है वो बड़ा सख्त है और वो शुरू से संघर्ष ही करते आए हैं। एक बड़ी डायलॉग बड़ा फिक्स है कि मंत्री जी की गाड़ी में दरी तो ज़रूर पड़ी होती थी। नहीं, देखिए ऐसा है कि वो समय था, आज भी है, कि मैं दरी अपनी कार में रखता था, कार की डिग्गी में। और आप लोगों ने यहाँ जो चंडीगढ़ के पत्रकार हैं उन्होंने वो देखा भी। बिल्कुल। क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता था और हम 4 एमएलए थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सदन में डेमोक्रेसी नहीं थी। उस वक्त सदन में धक्काशाही थी और मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता था, और मुझे तो बिना वजह ही उठा के मार्शलों के माध्यम से बाहर फेंक दिया जाता था। और मेरा ख्याल है अगर हरियाणा विधानसभा का रिकॉर्ड निकाला जाए जी, तो सबसे ज्यादा बार अगर किसी को सदन से बाहर निकाला गया है तो मैं अनिल विज हूं। तो जब मुझे बाहर निकाल देते थे तो मैं बाहर दरी बिछा के बैठ जाता था। जो मैंने अंदर कहना होता था वो मैं बाहर कहता था और मैं बैठता था। और वैसे भी हमें संघर्ष बहुत करना पड़ा, कई प्रकार के हमने संघर्ष किए हैं। जहां भी अधिकारियों की ज्यादती होती थी तो हम आ जाते थे और संघर्ष करके हमने बहुत काम भी किए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जी। अम्बाला छावनी में एक जगह थी जी। ट्रिब्यून कॉलोनी के पास। ट्रिब्यून कॉलोनी हमारे शहर की सबसे पॉश कॉलोनी है। उसके साथ एक 22 एकड़ की जमीन थी। बदनलाल जी मुख्यमंत्री होते थे उस वक्त। कांग्रेस के लोगों ने उसके प्लाट काट के 50 रुपए गज के हिसाब से अपने नाम करवा लिए। 50 रुपए गज, कुछ भी कीमत नहीं है। जबकि ट्रिब्यून कॉलोनी में उस वक्त हजारों रुपए गज जगह होगी। उस जमाने में भी हजारों उस जमाने में 50 रुपए गज के हिसाब से। जी। तो हमने संघर्ष किया, हमने धरने दिए, जुलूस निकाले, भूख हड़तालें की और हाई कोर्ट में लगाया। हाई कोर्ट से जीत के मैं आया और आज उसी जगह पर मैंने हरियाणा का सबसे सुंदर पार्क बनाया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क। मैंने बना के दी। इसी प्रकार से हमारे वहां एक गांधी ग्राउंड है जी। हम एक दिन सुबह उठे तो हमने देखा कि आधे गांधी ग्राउंड को कब्जा कर रखा जी। तारे लगा के किसी ने कब्जा कर लिया। मैं वो नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता रहा वो, कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रहा वो, नाम ले भी सकते हैं आप। उसने कब्जा कर लिया वहां पर जी। तो हमें नहीं जचा वो, हमने उसके लिए संघर्ष किया। हम कोर्ट में गए, कोर्ट से जीत के आए और आज उस जगह के ऊपर बैंक स्क्वायर का माल बना है
जो शायद हरियाणा की सबसे बेहतरीन बिल्डिंग होगी। तो ऐसे अनेकों मुद्दों पर हमने संघर्ष किया। जब अयोध्या कांड के बाद, अयोध्या में भी मैं 2 बार गया। आपकी अडवाणी जी से करीबियां भी उसी वक्त हुई? पहले नहीं, अडवाणी जी तो मेरे घर कई बार आए जी। अडवाणी जी कई बार मेरे घर आए, मेरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस समय संघर्ष के दौरान आपको बहुत लाठियां पड़ी। नहीं, मैं बता रहा हूँ हादसा, जब आप पूछ रहे हो मेरे से तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अयोध्या में 2 बार गया। पहली बार गया मैं लखनऊ में अरेस्ट हो गया, 19 दिन में उन्नाव जेल में रहा। वहां से छोटे हम दोबारा आ गए, दोबारा गए। जब वो ढांचा टूटा है जी, मेरी आंखों के सामने टूटा है। आप साक्षी हैं? मैं मौके पर मौजूद था, मैं साक्षी हूं। और मैंने देखा है कि जब 10 फुट गहरा वो खोद दिया गया, नीचे से राम जी की मूर्ति निकली। मैंने देखी, आपने अपनी आंखों से देखी? मैंने देखी और मैंने उसको हाथ लगा के उसको उठाया भी है, मैंने देखी वो। लेकिन उसके बाद प्रतिबंध लग गया, संघ पर भी, बीजेपी पर भी प्रतिबंध लग गया, अकाउंट फ्रीज हो गए। अंबाला जिले में बीजेपी के लोगों के, आरएसएस के तो हुए होंगे ज्यादा, बीजेपी के लोगों के 3 लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए थे। एक मेरे जी, एक कालका में नरदेव शर्मा हुआ करते थे, जो एक बार बाई इलेक्शन लड़े थे, और अंबाला सिटी से जो एमएलए थे मास्टर शिव प्रसाद जी। हम 3 लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए। उसके बाद संघर्ष हुआ, ऐलान किया हमारी पार्टी ने कि हम दिल्ली में संघर्ष करेंगे। बिल्कुल। और पुलिस इतनी लगा रखी थी कि वो कहते थे एक आदमी भी दिल्ली नहीं जाने देंगे। और मेरे को तो विशेष तौर पर चैलेंज किया था कि दिल्ली नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं 200 आदमी लेकर दिल्ली पहुंच गया और हमारी ड्यूटी जहां पर अडवाणी जी ने गिरफ्तारी देनी थी वहां पर लगी। वहां पे लगभग 10,000 लोग थे। 10,000 लोग? 10,000 लोग थे जहां पर अडवाणी जी ने गिरफ्तारी देनी थी जी। लेकिन पुलिस ने इतनी जबरदस्त शेलिंग की, इतनी जबरदस्त शेलिंग की कि सब भाग गए वहां से। सिर्फ अडवाणी जी और मैं, आप दोनों रह गए? मैं अडवाणी जी के आगे से खड़ा रहा, मेरी आंखों से आंसू बहते रहे क्योंकि वो थी टीयर गैस थी, पर मैं ऐसे खड़ा रहा। फिर अडवाणी जी ने मुझे कहा, अनिल जी इनको को शेलिंग बंद करे, अब तो सब भाग गए, मैं गिरफ्तारी दूंगा। मैं गया वहां पर, जो भी पुलिस वाले थे, मैंने उनको कहा भी आप गाड़ी मंगवाओ, अडवाणी जी गिरफ्तारी देंगे। तो उन्होंने कहा आप कौन हो? मैंने कहा मैं प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ जी, प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। तो उन्होंने मेरी बात मान ली, उन्होंने गाड़ी मंगाई, अडवाणी जी को बैठाया उन्होंने। मैंने अडवाणी जी से पूछा जी मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपके साथ चलूं? उन्होंने कहा नहीं, आप एक काम करो जी, ये जितने लोग इधर उधर हो गए हैं ना, आप इनकी गिरफ्तारी करो। आप कहो कि भाई आप लोग आओ और सारे गिरफ्तारी दें, जितने ज्यादा लोग गिरफ्तारी देंगे उतना प्रभावी होगा। बिल्कुल, बात भी ठीक थी। तो मैंने पुलिस वालों से बात करी, मैंने कहा जी बसें मंगाओ, हमारे लोग गिरफ्तारी देंगे। तो पुलिस वालों ने कहा जी गड़बड़ नहीं होगी। मैंने कहा मेरी गारंटी, जब अनिल विज गारंटी दे रहा कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो बसें आई और हमने बसें भर के वो क्लास लेवल पे गिरफ्तारी दी। वो जाने लगी, भर भर के सबने गिरफ्तारी दी। सबको स्टेडियम में ले गए थे, वहां से भर भर के मैं भरवा रहा था। मैं सड़क पर खड़ा था, इतनी देर से सामने से एक बस आई, उसमें रामविलास शर्मा जी लटक रहे थे। उन्होंने मुझे कहा भी सब यहां कहां खड़े हो, आगे बढ़ो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो बढ़ाना तो छोड़ दिया, मैं जितने लोग थे लेके मैं आगे चला गया। आगे जाकर एक स्थान पर पुलिस रेड लगा के रोक रखा था कि भी कोई आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा आगे कैसे नहीं जा सकते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का हुक्म है आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं तो आगे बढ़ूंगा। मैं आगे बढ़ गया और मैं जैसे ही आगे उनका बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ा तो चारों तरफ से पुलिस ने मेरे ऊपर लाठियां मारनी शुरू कर दी। चारों तरफ से हमला हो। और वो मेरा सीन उस वक्त घूमता आईना है, एक कार्यक्रम आता था दूरदर्शन के ऊपर, पुराना कार्यक्रम है वो,
घूमता आईना 12 बजे के आसपास। हाँ, तो समय में घूमता आता था। आईना में वो मेरा सारा दिखाया गया, बल्कि उस कार्यक्रम में बाकी उन्होंने कवर ही नहीं करा, उन्होंने मेरे को पीटते हुए ही दिखाया उस वक्त। तो बहुत पीटा, उसी वक्त मेरे साथियों ने पकड़ पकड़ के आ गए, उससे मेरा काफी खून निकला और मेरे सिर में गिल्टी भी बन गई थी। जी। वो 2 साल पहले मैंने ऑपरेशन करवा के, अब 2 साल बाद, अब 2 साल पहले इतनी पुरानी मतलब संघर्ष, वो गिल्टी साथ ही चलती आ रही थी, गिल्टी संघर्ष के साथ ही समय से। चलती आ रही थी, वो खून जम गया था, वो खून को फिर वो गिल्टी बन गई, इतनी बड़ी गिल्टी बन गई थी। तो मैंने वो अभी पीजीआई से डॉक्टर गाबा है, वो प्लास्टिक सर्जन है, तो बहुत काबिल डॉक्टर है। उन्होंने एक आदमी का हाथ कट गया था तो हाथ जोड़ दिया था उन्होंने, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा मैं निकाल दूंगा, उन्होंने मेरे सिर से वो निकाल दी। उन्होंने कहा ये जो आपके लाठियाँ पड़ी थी ना, ये वो गोली थी, और वो उन्होंने निकाल दी। तो ऐसे ही चलता रहा सारा। तो उस वक्त वो लाठियाँ पड़ी थी, फिर हम आगे, फिर आगे बढ़ना शुरू करा, फिर पार्टी आगे बढ़ी। पहले हम 4 आए, फिर हमारी सरकार बन गई, अब बार बार हमारी सरकार बन रही है, क्योंकि हमें मौका मिल गया काम करके दिखाने का। और नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, जो उनकी सोच है जी। नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की धारा बदल दी। पहले झूठ फ्रेब वादों की राजनीति हुआ करती थी, नरेंद्र मोदी जी ने विकास की राजनीति शुरू कर दी। और विकास को सारी दुनिया चाहती है। अब ये जो सारे प्रदेशों में बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ रही हैं, ठीक है, और लोगों का भी योगदान है, मैं ये नहीं कहता औरों का योगदान नहीं है, पर मुख्य रूप से जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जो उन्होंने कहा कि मैं सन 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, पहले भी तो इतने प्रधानमंत्री रहे, कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं ये सोच सका कि विकसित भारत बनाना? क्योंकि उनका उद्देश्य ही नहीं था देश को विकसित करना। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है, और विकसित भारत का मतलब आप जानते हो, हम विकासशील देश हैं, कुछ देश अविकसित देश होते हैं जी। हम विकासशील देश हैं, यानी विकास हो रहा है, हम लोगों को चीजें मुहैया करा रहे हैं। विकसित देश यानी लोगों को जो चाहिए वो सब कुछ तब तक मिल चुकेगा। इतनी बड़ी सोच, लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। कहीं भी और चुनाव होंगे आप देख लेना, अनिल विज बोल रहा, कहीं भी चुनाव होंगे जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोगों ने ये जो नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा तय की है, लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। मंत्री जी, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आपके करियर के मतलब काम के रिपोर्ट कार्ड पर भी आऊँगा, पर एक पर्सनल सवाल आपसे शुरू से रहा है। आपने अपना सारा जीवन एक संत की तरह व्यतीत कर दिया, गृहस्थ जीवन की तरफ बढ़ने का कभी नहीं सोचा? क्योंकि एक जवानी का दौर होता है मंत्री जी, आप उस समय भी सरकारी नौकरी वाली थे, तो रिश्ते भी बहुत आए होंगे, तो कभी शादी की और विचार नहीं किया आपने कि मैं शादी कर लूँ? देखिए, जिस संगठन और जिस पार्टी में मैं लगा हुआ था जी, वहां पे मेरे जैसे ही थे सारे। ये तो आप बदले, पहले मेरे जैसे ही हुआ करते थे, और सारे ये था कि काम करना, तो काम करते थे, इसलिए इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मतलब सोचने का समय ही नहीं मिला? नहीं, नहीं सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं जी। ऐसा है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूं, जी। जिस स्कूल में मैंने शिक्षा ली है, वहां पर सिर्फ काम करना सिखाया जाता है, इन चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मंत्री जी, होम मिनिस्टर भी आप रहे, हाल ही में बिजली मंत्री भी हैं, लेबर डिपार्टमेंट भी है आपके पास, हेल्थ मिनिस्टर भी आप रहे, तमाम तरीके से हमने देखा कि आपका रवैया जो है बड़ा सख्त रहा अधिकारियों के साथ। और ये कहते हैं कि अनिल विज वो गोली है जो बड़ी स्पीड से चलती है, मतलब एक बार ये बुलेट से जो गोली निकल जाए और निशाने पर ही लगती। तो मंत्री जी, किस तरीके से ये चीज़ें
असल में हर व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु रहता है। तो ये चीज़ें कहाँ से सीखी? मतलब मंत्री जी, ये देखने को मिला है कि जिस समय पे होम मिनिस्ट्री आपके पास थी तो पुलिस किस तरीके से बढ़ी और अन्य चीज़ें भी हमने देखने का प्रयास किया, उसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि 60-70 साल से जो कांग्रेस ने शासन चलाया जी, उसने प्रशासनिक ढांचे का तो तहस नहस कर दिया। प्रशासनिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। आज भी किसी को भी अपने फर्ज का आत्मबोध नहीं है। अगर ये सारे अपने आप काम करें तो कोई जरूरत नहीं है। और मैं बेवजह किसी के साथ, आज आप निकल जाएं, मेरे से प्यार करने वाले अधिकारियों की गिनती ज्यादा निकलेगी, जो मेरे को प्यार करते हैं, जो मेरी बात को मानते हैं। और मुझे फक्र है इस बात का कि आज हरियाणा में एक भी ऐसा अफसर नहीं होगा जो मेरे काम को इनकार करता हो। लेकिन सख्ती करनी पड़ती है। जब कोई काम नहीं करता, सख्ती करनी पड़ती है। तुलसीदास जी भी कह गए, भय बिन होए न प्रीति। तो शासन चलाने के लिए, शासन हाथ जोड़ जोड़ के थोड़ा होगा, प्लीज प्लीज करके थोड़ा होगा शासन, प्रार्थना करके थोड़ा होगा शासन, लोगों के पैरों को हाथ लगा के थोड़ा होगा शासन। शासन सख्ती से होगा। और शासन का मतलब है कि सरकार जो तय करती है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट तय करती है, कैबिनेट तय करती है, विधानसभा तय करती है, हम कानून बनाते हैं, हम मुद्दों पर विचार करते हैं, तो वो अक्षरशः होने चाहिए। और मैं उनको करवाता हूं और मैं करवाता रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक, मैं वो करवाता रहूंगा। पर जैसा मैं नजर आता हूं वैसा मैं हूं नहीं। आपको भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं वैसा नहीं हूं। एक तस्वीर आपकी देखी थी मंत्री जी, आप किसी झरने के पास कुर्सी लगाए बैठे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर आपके साथ था, ऑक्सीजन आपको लगी हुई थी, और हमने तमाम तरीके से जनता दरबार के अंदर भी देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए ही जन सुनवाई 2-2 बजे तक कर रहे हैं। तो मंत्री जी, ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि आप अपने स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज करके जनता दरबार लगा रहे हैं? मतलब अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहे तो व्यक्ति किस तरीके से काम करेगा? देखिए, मुझे कोविड हो गया था और कोविड भी हाई ग्रेड का हो गया था। और कोविड में जिस अस्पताल में मैं था, मुझे डॉक्टर्स ने बता दिया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने पूछा उनको, तो मैंने कहा बचने के कितने चांसेस हैं? तो डॉक्टर रो पड़ा, कहता सर, उसने सिर हिलाया, सर मुझे इतना कोविड हो गया था, लेकिन लोगों की भावनाओं से, लोगों की दुआओं से मैं बच गया। मैं तो परमात्मा के दरवाजे से वापस आया हूं, मैं बच गया और मैं आ गया। और मैंने एक कविता भी बनाई थी, मैं कभी कभी तुकबंदी कर लेता हूं, कुछ 2 लाइनें। तो एक कार्यक्रम हुआ था जी, वहां से जब मैं बच के आया तो मैंने उनको कहा था, तुम्हारी दुआओं से ही मैं जिंदा हूं, तुम्हारी दुआओं से ही मैं जिंदा हूं, वरना मैं तो एक छोटा सा परिंदा हूं। क्या बात है। कभी ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश नहीं की मैंने, वाह जी, बिल्कुल। कभी ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश नहीं की मैंने, काम अधूरे छोड़कर चला जाता। क्या बात है। ये सोचकर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, क्या बात, मैं तो धरती का छोटा सा परिंदा हूं। क्या बात है। तो हुआ क्या कि अस्पताल से मैं डिस्चार्ज हो गया जी, लेकिन उन्होंने मुझे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दिया कि भाई आपको बिना ऑक्सीजन के आप नहीं रह सकते। अब मैं सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहा हूं, सारा दिन घर बैठा रहा हूं, ये मेरी जो कैरेक्टर है उसके खिलाफ है। यहां दफ्तर में काम था तो मैं सिलेंडर लेके
यहाँ दफ्तर आता था, मैं 1.5 महीना ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर यहां मैंने लोगों की समस्याएं भी सुनी है और डिपार्टमेंट का काम भी किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से डिपार्टमेंट का काम रुके। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूं और मैं सिलेंडर लेकर मैं अपने शहर के जो विकास कार्य थे, मैं रिक्शा पर सिलेंडर रख लेता था, वो साथ साथ चलता रहता था और मैं विकास के काम भी देखता था, क्योंकि ये चीजें मेरी सोच को रोक नहीं सकती हैं। किसी में ताकत नहीं है कि जो हमने काम करने का संकल्प लिया हुआ है, ऐसी अनेकों बार आई चीजें, पर ये मेरी रवानगी को रोक नहीं सकती। मंत्री जी, मेरा आपसे एक खास सवाल ये है कि अम्बाला छावनी जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है और अब चुनाव आप लगातार वहाँ से जीत रहे हैं, तो किस तरीके आपने काफ़ी प्रोजेक्ट वहाँ पर छेड़े, अस्पताल का छेड़ा, एयरपोर्ट का छेड़ा, तो मंत्री जी आने वाले समय में क्या देखते हैं आप, अपनी छावनी का फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं? और कुछ काम रहते हैं, कुछ काम हो गए, शहीदी स्मारक वाला जैसे काम है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट की कितनी तैयारी है, उसके बारे में एक हमें ब्रीफ जानकारी दे दीजिए मंत्री जी। देखिए, अम्बाला छावनी ऐसा शहर है जिसको मेरे से पहले किसी राजनेता ने जी एक ईंट भी नहीं लगाई। ये आग मेरे शहर के लोगों के दिल में भी है और ये आग मेरे दिल में भी थी। इसलिए मुझे जब जब मौका मिला मैंने अम्बाला छावनी में विकास कराया। सरकारी कॉलेज मैंने बना के दिया, नहरी पानी मैं लेके आया, अनाज मंडी मैंने बना के दी, शहीदी स्मारक मैंने बना के दिया, आर्यभट्ट साइंस म्यूजियम मैं बना के दे रहा हूँ। अम्बाला सब डिवीज़न नहीं थी, सब डिवीज़न मैंने बना के दिया। अम्बाला में एसडीएम सचिवालय मैंने बना के दिया। फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम मैंने बनवा के दिया। एक आपने ऑल वेदर पूल का भी निर्माण वहाँ पर किया है। ऑल वेदर स्विमिंग पूल मैंने बनवा के दिया। जिम्नास्टिक हॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैंने करवा के दिया। बैडमिंटन हॉल मैंने बनवा के दिया। सुभाष पार्क मैंने बनवा के दिया। अम्बाला कैंट में एयरपोर्ट मैंने बनवा के दिया। अम्बाला साहा रोड 4 लेन मैंने करवा के दिया। अनेकों काम है। पर इसमें से सबसे मुश्किल काम था आर्मी से जमीन लेना मंत्री जी। नहीं, उसमें मुझे लगभग 2-2.5 साल लगे। एयरपोर्ट की जमीन लेना। एयरपोर्ट तो मैंने मंजूर करा लिया था। आर्मी तो अपनी जमीन, लेकिन आर्मी से जमीन लेना ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम, बड़ा मुश्किल काम था। बिल्कुल। हमने पहले एयरपोर्ट के दूसरी तरफ जमीन देखी, खेतों की तरफ जी, तो वहां आर्मी ने मना कर दिया कि हम इधर से रास्ता नहीं देंगे। फिर हमने इस तरफ जमीन देखी, वो जगह आर्मी की थी। तो बहुत लड़के, और उसमें हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राणा सिंह जी ने मेरी बहुत मदद करी जी, और उस कारण वो जमीन मिल चुकी। और आज प्रभु की कृपा से वो एयरपोर्ट तैयार है, कभी भी वहां से हवाई जहाज उड़ सकते हैं। और मंत्री जी अस्पताल का क्या स्टेटस चल रहा है? अम्बाला छावनी वाला जो अस्पताल है वहां पर कुछ नई डेवलपमेंट्स करने का अम्बाला छावनी का जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना जी, तो जो वहां पर अस्पताल था, जो 70 साल से अस्पताल बना हुआ था, उसकी ओपीडी थी 300। आज जो अस्पताल मैंने बना दिया वहां पर सेंट्रल एयर कंडीशन अस्पताल बना दिया, सारी सुविधाएं दे दी जी। आज उस अस्पताल की ओपीडी है 3000 प्लस। 3000 प्लस की ओपीडी जा रही आप अंदाजा लगा लो। प्लस मैंने वहां कैंसर अस्पताल बना दिया जी, और मैंने कई और योजनाएं मंजूर करवा रखी हैं। हमें जमीन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के एकदम पीछे आर्मी की जमीन है, वो हम कोशिश कर रहे हैं अगर हमें मिल जाए तो कई प्रोजेक्ट उसमें और बन सकते हैं। मंत्री जी मेरा आपसे आखिरी सवाल, जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक स्थिति से रिलेट करता है, आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? मतलब हर किसी के दिल में भगवान के लिए पूजा अर्चना करने का एक अलग तरीका होता है। युवा इस शो को ज़्यादा देखते हैं मंत्री जी, और युवा रास्ते से आजकल कहीं ना कहीं भटका हुआ है। आप जवानी की उम्र से ही जो है संघर्ष करने लग गए थे, और हमने देखा है कि इधर उधर भटकने का समय नहीं मिला, पर युवाओं को फ़ोन, स्मार्टफोन और अन्य चीज़ों ने भटका दिया है। तो कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आप
वो रूटीन फॉलो करते हैं, या युवा किस तरीके से उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकता है कि वो सुखी जीवन जी सके, संतुष्टि का मार्ग? देखिए, हमारे जो सनातन धर्म है उसकी जो पुस्तकें हैं उनमें आदमी को इंसान बनने के लिए, जी आदमी तो जिसने जन्म ले लिया वो है, जी वो कौन सी भाषा बोलता है, क्या करता है, क्या खाता है, जी। वो आदमी है। जी। लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए जी जो कुछ चाहिए वो सब उनमें लिखा हुआ है। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हमें हमारे शास्त्रों से दूर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र संस्कृत में लिखे हुए हैं, हमसे संस्कृत छीन ली गई बहुत पहले अंग्रेजों के समय में, हमारे से संस्कृत छीन ली गई। आज शादी होती है ना, पंडित जी संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, ना दूल्हे को समझ आते हैं ना दुल्हन को समझ, ना परिजनों को। और अगर उनको समझ आ जाए तो ये जो आज शादियां टूट रही हैं एक भी नहीं टूटेगी। बड़ी बात, एक भी नहीं टूटेगी, क्योंकि जो कुछ पंडित जी वहां संस्कृत में कहते हैं अगर वो समझ आ जाए, समझ ही नहीं आता। आज तो ब्लैंक पेपर पे साइन करके आ जैसे अब अगर हम किताबों के अंदर, स्कूल की किताबों के अंदर औरंगजेब को पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, तो हमारी संस्कृति और विचार कैसे होंगे? उन्हीं के जैसे होंगे। और आजकल पिछले समय से ये चलता आ रहा है किताबों के अंदर कि अकबर के चैप्टर तो हैं पर हमारे योद्धाओं के चैप्टर मिसिंग है। देखिए, ये दुर्भाग्य है और ये बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है हमारे साथ कि आज हम अकबर दी ग्रेट कहते हैं, महाराणा प्रताप दी ग्रेट क्यों नहीं कहते? हम हमें महाराणा प्रताप पर फक्र क्यों नहीं होता? हमें शिवाजी पर फक्र क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमें उनके बारे में बताया ही नहीं गया। किताबें वही लिखी गई जो उस वक्त की हुकूमत ने लिखवाई, और उस वक्त की हुकूमत जो थी वो तुष्टीकरण की नीति पर काम करती थी। उन्होंने वही चीजें लिखवाई, वही पढ़ाया, वही बच्चों ने पढ़ा। अब आप एक चीज देखो जी, अंबाला छावनी में मैंने 2 स्टैचू लगवाए जी, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लगाया, बिल्कुल, दूसरा भगत सिंह का लगाया, और तीसरा आजादी की पहली लड़ाई के शहीदों को सम्मान देने के लिए एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बना कर दिया, ताकि लोगों को हम उस ओर मोड़ सकें, लोग जान सकें कि हमारी हकीकत क्या थी, हमारी असलियत क्या थी। सब कुछ झूठ पढ़ाया। और ये बात भी सामने आई कि आज़ादी की लड़ाई अंबाला से ही शुरू हुई। हाँ, ऐसे दस्तावेज मिले हैं और वो इसीलिए ये अंबाला में बनाया जा रहा। हालांकि इसमें खाली अंबाला का नहीं दिखाया जा रहा, इसमें सारे हिंदुस्तान का 1857 में जहां जहां संघर्ष हुए, अंबाला का हुआ, मेरठ का हुआ, आगरे का हुआ, पानीपत में हुआ, दिल्ली में कश्मीरी गेट पर हुआ, लाल किले पर हुआ, झांसी की रानी का हुआ, तांत्या टोपे का हुआ, गुजरात में हुआ, हैदराबाद में हुआ, हम सबको दिखा रहे हैं उसमें आजादी की पहली लड़ाई में। और ये पहली सशस्त्र लड़ाई लड़ी गई, सशस्त्र लड़ाई, हथियारों के साथ लड़े हमारे सिपाही। उसको बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन बुला दिया, किसी ने बताया ही नहीं, उनको किसी ने याद ही नहीं करा। वो जो शहीद हुए, जिनको पेड़ों से बांध बांध के गोलियां मार दी गई, आज तक किसी ने एक आंसू नहीं बहाया। और उनके परिवारों को भी खास ख्याल नहीं रखा गया। मैं वो करने की कोशिश कर, जो शहीद रहे मंत्री जी हमारे, तो उनके परिवारों का भी पिछले समय नहीं, ऐसा है कि उनका इतिहास नहीं है। अब अंग्रेज ने जिनको पेड़ों से बांधकर गोली मारी, वो जाके किसी किताब में थोड़ा लिखेगा बिल्कुल मैंने इस चीज को मार दिया। लेकिन फिर भी हम ढूंढ रहे हैं। मैंने हिंदुस्तान के टॉप इतिहासकारों की कमेटी बनाई है जी, वो ढूंढ रहे हैं। लगभग 700 नाम हमने ढूंढ लिए, उनके स्वर्णिम अक्षरों में उस शहीदी स्मारक में नाम लिखे जाएंगे। बड़ी बात है। तो मंत्री जी, और
और भी अगर नाम सामने आएंगे हम उनके भी लिखेंगे। मंत्री जी, मेरा बस आखिरी में आपसे यही है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी वासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने जो आपका एरिया है उनके लोगों के लिए क्या संदेश है, और हमारे युवाओं के लिए आप एक संदेश दे दीजिए। देखिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हो चाहे युवा हो, ये देश हमारा है जी। इसको संवारना की जिम्मेवारी हमारी भी है। हम जो ये सोच लेते हैं कि सब कुछ सरकार ने करना है, बिल्कुल, सरकार अपना काम करती है, हमें भी अपना काम करना है। बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आज समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां आ गई हैं, जैसे परिवार टूट रहे हैं, बिल्कुल, शादियां टूट रही हैं, भ्रष्टाचार है, संयुक्त परिवार थे जॉइंट फैमिली हो वो टूट गए हैं। बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां आ गई जिसको लोग ही मिलकर ठीक कर सकते हैं। इतिहास में कभी भी सरकारों ने नहीं किया, लोगों को करना पड़ेगा। और भी बहुत कुरीतियां हैं जिसके खिलाफ युवाओं को, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, खुद खड़े होके काम करें, तो ये देश ठीक हो जाएगा। अंत में अगर आपका मन हो, एक आप लाइन गुनगुनाया करते हैं जो बहुत वायरल होती है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अगर हमें नहीं। अरे ये तो वैसे ही ऐसा जब मित्रों में बैठे होते हैं, माहौल और तरह का होता है, तो उस वक्त और बात होती है, अपने आप गुनगुनाया अब इस वक्त गाना थोड़ा सा मुश्किल है। कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमें समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब, जिन्होंने तमाम तरीके से हमारे साथ बात की। धन्यवाद।